जादुई परी का रक्षा कवच। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में एक गरीब अनाथ लड़की कोमल रहती थी। कोमल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कोमल अपनी सौतेली चाची के साथ रहती थी, जो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। कोमल अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागना चाहती थी और जैसे ही कोमल बड़ी होती है, कोमल जैसे तैसे करके अपनी चाची के घर से भाग आती है और वो किशनपुर नामक गांव में अकेले रहने लगती है। कोमल अपनी चाची के घर में बहुत सारा काम संभाला करती थी और अपनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत सारे काम सीख लिए थे, जिस कारण उसे बहुत कुछ आता था और वो किशनपुर नामक गांव में अपने सिलाई कढ़ाई के काम के लिए फेमस थी। कोमल सिलाई कढ़ाई करने के लिए किसी बुटीक में चली जाती है, जहां उसे काम मिल जाता है और वो अपनी सिलाई कढ़ाई का टैलेंट दिखाकर वहां पर काम करने लगती है और 4 पैसे कमाने लगती है और इस तरह अपनी जिंदगी जीने लगती है। कोमल की मालकिन अपनी दुकान कोमल की जिम्मेदारी पर छोड़ देती है और उसे सारा काम अच्छे से करने के लिए कहती है। देखो, तुम सारा काम अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दूंगी, लेकिन अगर तुमने कोई भी काम बिगाड़ा तो मैं तुम्हारी सैलरी में से वो पैसे काट लूंगी। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करिए, क्योंकि मैंने ये काम अभी से नहीं बल्कि अपनी छोटी उम्र से करना शुरू कर दिया था और आज मैं इस काम में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। कोमल की मालकिन कोमल पर विश्वास कर लेती है और उसे अपना सारा काम सौंप देती है। कोमल भी उस काम को बहुत अच्छे से संभालती है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कोमल रात दिन मेहनत करके उस दुकान में अपना 100% देती है। ऐसे ही एक दिन कोमल के पास एक बहुत अच्छा ऑर्डर आता है, जब उसे दुल्हन का लहंगा बनाना होता है। देखो, मैं बहुत महंगा कपड़ा खरीद कर लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा लहंगा डिजाइन करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ से सिले लहंगे बहुत ही सुंदर होते हैं और अद्भुत दिखते हैं। हाँ, आप चिंता मत करो। आप अपना लहंगा जैसा भी बनवाना चाहो मुझे उसकी फोटो दिखा दो, मैं वैसा ही लहंगा तैयार कर दूंगी। वो दुल्हन लड़की अपना लहंगा बता जाती है और कोमल उस लड़की के बताए हुए तरीके से ही उसका लहंगा डिजाइन करती है और कुछ दिन बाद वो दुल्हन अपना लहंगा लेने वहाँ पर आती है तो देखती है कि लहंगा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया होता है और वो लड़की अपने शादी के सारे सूट कोमल से ही सिलवाने के लिए जाती है और उसके जितने पैसे बन रहे थे उसके भी ऊपर देकर जाती है। ये देखने के बाद कोमल को बहुत खुशी होती है कि उसकी कस्टमर उससे खुश है। अब कोमल को किसी बात की कोई चिंता नहीं होती और न ही उसे किसी बात का कोई डर होता है, क्योंकि वो अपनी चाची को बहुत पहले ही छोड़कर आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन कोमल काम से मार्केट जाती है और वहां से उस दुल्हन के सूट के लिए ढेर सारे लटकन लेस आदि लेकर आती है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही बुरी तरह घायल हो रखा होता है। कोमल उन्हें देखकर कहती है, अरे ये बूढ़े दादा यहाँ पर कैसे घायल पड़े हैं? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता और ये मेरे दादा के समान है, तो क्यों ना मैं इनका घर ले जाकर उनकी देखभाल करूँ। कोमल उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है और घर ले जाकर उसे ढेर सारा खाना खिलाती है। बूढ़े व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा होता है तो वो बिना सोचे समझे खाना जल्दी जल्दी खाने लगता है। कोमल ये सब देखकर समझ जाती है कि बूढ़ा व्यक्ति कई दिनों से भूखा होता है। फिर कोमल उससे कहती है, आप वहाँ घायल थे इसलिए मैं आपको वहाँ से यहाँ तक ले आई, लेकिन आप मुझे बताओ आपको चोट कैसे लग गई? मेरे भी तुम्हारे जितने पोता पोती थे और वो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मैं बच गया और इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर घायल दिखा। लेकिन आपका परिवार कहाँ पर गया? मुझे नहीं पता। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे पास के गांव में लोग ले आए थे, जिसके बाद मुझे डॉक्टर ने ठीक करने के लिए मना कर दिया और फिर मुझे लोग वहीं एक पास के जंगल में छोड़ गए थे, जहां से चलते चलते मैं रोड तक आ गया था और जहां मैं तुम्हें मिला वहां पर मैं लेटा हुआ आराम कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। आप चिंता मत करो, मैं आपके पोता पोती की तरह ही आपका ख्याल रखूंगी और आपकी ये गहरी चोट को भी ठीक कर दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं आपको अपने दादा की तरह ही रखूंगी।
कोमल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और कोमल बचपन से ही कभी अपने माँ बाप को नहीं देख पाई और न ही उनका लाड प्यार पाई, जिस वजह से वो बूढ़े व्यक्ति को गले से लगा लेती है और बहुत खुश होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल को अपनी पोती की तरह प्यार करता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बहुत आशीर्वाद देता है और कोमल भी उसे पूरा प्यार देती है। अगले दिन कोमल काम पर जाती है तो उसे एक सरप्राइज मिलता है। कोमल, मैं तुम्हारे बनाए हुए लहंगे से बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारा लहंगा पहनकर देखा, उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और फिर मैं यहाँ से एक दूर शहर में चली जाऊंगी। तुमने मेरे सारे सूट सिल दिए? हाँ, मैंने सारे सूट सिल दिए, लेकिन उस पर लेस और लटकन लगाना रह गया, क्योंकि कल मुझे एक बूढ़े व्यक्ति मिले थे रास्ते में जो बहुत बुरी तरह घायल थे, जिस वजह से मैं काम पर नहीं आ पाई। लेकिन आज मैं शाम तक तुम्हें तुम्हारे सारे सूट दे दूंगी। देखो, मुझे शाम तक सारे सूट दे देना और ये रही तुम्हारे अच्छे सूट बनाने के पैसे। मैं तुम्हें ये पैसे अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे इस सर्विस से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, वरना इस गांव में तो कोई भी सिलाई करना नहीं जानता। दुल्हन की बातें सुनकर कोमल बहुत खुश होती है और दुल्हन के एक्स्ट्रा पैसे अपनी जेब में रख लेती है और फिर दुल्हन उससे कहती है, तुम्हें इतना अच्छा काम आता है तो तुम किसी शहर में जाकर काम क्यों नहीं करती? मुझे पता है कि तुम्हें इस गांव में तुम्हारी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलता होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे मेरे मेहनत के पूरे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ इस गांव में छुप कर रह रही हूँ, क्योंकि मेरी एक सौतीली चाची थी जो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। उनसे छुपकर मैं यहाँ तक भाग कर आई हूँ और अब मैं इस गांव में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी का दबाव या जोर जबरदस्ती या किसी का अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। क्या हुआ, 4 पैसे तो कमा रही हूँ ना। अगर कोई मेरी बनाई चीजों से खुश है तो मैं उसको खुश करना पसंद करती हूँ और फिर मेरा पेट पल रहा है, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम चिंता मत करो, उस शहर में तुम्हारी चाची तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्त की तरह मानती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे साथ मेरे बड़े दादा भी हैं, उनका ख्याल मुझे यहीं पर रखना है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर किसी बात का कोई डर नहीं। लेकिन शहर में तो मेरी तो चाची घूमती फिरती रहती है। ठीक है, तुम जैसा चाहो, लेकिन मैं तुमसे मिलने गाँव में आती रहा करूँगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे इतने अच्छे से बात करी और मुझसे मेरी इच्छा पूछी, क्योंकि यहाँ तो कोई भी मेरी इच्छा पूछने नहीं आता। लेकिन तुमने मेरा दर्द समझा, मुझे अपनी दोस्त माना, उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मेरी दुकान पर आती रहना। इतना कहकर कोमल अपने कामों में लग जाती है और वो दुल्हन वहाँ से चली जाती है। कोमल की दुकान में रोजाना कस्टमर का आना जाना देखकर पास में सुहाना नाम की ब्यूटिशियन कोमल से जलने लगती है, क्योंकि कोमल की उस बुटीक पर काम करते ही सुहाना की दुकान चलना बंद हो जाती है और लोग ज्यादातर कोमल की दुकान से ही सूट सिलवाना पसंद करते हैं और कोमल को महंगे महंगे और अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते सुहाना को ये बात हजम नहीं होती और सुहाना उससे जलने लगती है। इस कोमल के आ जाने की वजह से मेरी दुकान को कोई नहीं पूछता। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन अमीर से गरीब बन जाऊंगी। मुझे इसका कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा और इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। आए दिन इसके पास कस्टमर की लाइन लगी होती है और मेरे पास एक कस्टमर भी नहीं है। सुहाना एक बहुत ही बुरी औरत थी जो हमेशा ही दूसरों का नुकसान करके अपना मुनाफा करती थी और इसी तरह सुहाना ठान लेती है कि वो कोमल की दुकान बंद करवा कर रहेगी और कोमल को यहाँ से भगा कर रहेगी। कोमल के पास शहर से कुछ लोग आते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी सुहाना उन लोगों को देखकर फटाक से कोमल की दुकान की साइड पर आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। कोमल, तुम्हारे काम के चर्चे शहर तक फैले हुए हैं। तुम जितनी सफाई से काम करती हो, इतनी सफाई से आज तक मैंने कोई लहंगा बनता हुआ नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान में काम करो, जो यहाँ से बहुत दूर मुंबई में है, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे भी दूंगा। साथ में तुम्हारा रहना खाना पीना सब फ्री। शहरी आदमी की बात सुन रही सुहाना अपने मन में अपने लिए बहुत सारे सपने देख लेती है और कोमल को मारने के बारे में सोच लेती है। आज तो मैं इसको मार कर ही रहूंगी। जब ये मिलेगी नहीं तो ये शहरी आदमी मेरे पास अपना ऑर्डर लेकर आएगा और फिर मुझे शहर में जाकर काम करने को मिलेगा। वो भी छोटा मोटा शहर नहीं, बल्कि मुंबई जैसे बड़े शहर में काम किया करूंगी, जहाँ पर मुझे रहना खाना पीना सब फ्री मिलेगा। इससे अच्छी क्या बात होगी? आज तो इस कोमल को मैं मार कर ही दम लूंगी।
सुहाना कोमल को मारने का सोच लेती है और जैसे ही कोमल काम करके शाम को अपने घर के लिए निकलती है, सुहाना पीछे से आकर उसे बहुत मारती है और मारते मारते सुहाना थक जाती है। तब सुहाना अपनी लाठी रोकती है। तब तक कोमल के सर से खून निकलने लगता है और वो बुरी हालत में रोड पर पड़ी रहती है। तभी रास्ते में से गुजर रही परी कोमल को बुरी हालत में देखकर रुक जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसको पहले की तरह ठीक करती है। और तभी कोमल को होश आ जाता है और कोमल परी से कहती है, आप कौन हो और मैं यहाँ रोड पर क्यों पड़ी हूँ? मैं यहाँ रास्ते से गुजर रही थी। मैंने तुम्हें इतनी बुरी हालत में देखकर तुम्हें ठीक करने का फैसला लिया, क्योंकि मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती थी। तुम्हें तुम्हारी किसी दुश्मन ने बहुत मारा और तुम यहाँ पर खून से लथपथ पड़ी थी। क्या सच में? आज ही तो मुझसे शहरी आदमी बात करके गया था और आज ही मेरा दुश्मन भी बन गया कोई। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, ये दुनिया कितनी जालिम है। बेरहमी से मुझे मारा गया और अगर आप ना होती तो मैं क्या करती? मेरा तो इतना अच्छा ऑर्डर चला जाता और साथ ही साथ मुंबई में मुफ्त में रहने को मिलता, खाने को मिलता, वो अलग। ये सब मेरे हाथ से चला जाता। भगवान, आपने मुझे बचा लिया। आज आप ना होते तो मेरी जान भी जा सकती थी। दुश्मनों की तो हद ही पार हो गई है। तुम चिंता मत करो, तुम पहले की तरह ही ठीक हो चुकी हो और तुम्हारा टैलेंट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे तुम्हारा कोई कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये एक सुरक्षा कवच है। इसे तुम हमेशा अपने गले में डाल कर रखना ताकि तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत ना कर पाए और ये कवच तुम्हारी हर जगह रक्षा करेगा। परी कोमल को एक रक्षा कवच देकर जाती है और वो रक्षा कवच कोई मामूली चीज नहीं थी, वो एक जादुई रक्षा कवच था जिसके आगे कोमल कुछ भी कहती वो पूरा हो जाता। ऐसी ही परी वहाँ से चली जाती है और कोमल वहाँ से अपने घर चली जाती है। कोमल के बूढ़े दादा कोमल से कहते हैं, आज तुम कहाँ रह गई थी बेटी? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। जी दादाजी, आज मेरी दुश्मन ने मुझे मार ही दिया होता अगर जादुई परी वहाँ पर ना आती तो, लेकिन अब मैं हर किसी से बच गई हूँ क्योंकि मुझे परी ने रक्षा कवच दिया है। ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने तुम्हें मार ही दिया होता? मुझे बताओ, मैं जरा उसकी खबर लूं। जरा सी बच्ची पर कोई हाथ कैसे उठा सकता है? लेकिन उस परी का धन्यवाद जिसने मेरी पोती को बचाया। कोमल रसोई में खड़े होकर कहती है, दादाजी मैं खाना बनाकर लाती हूँ, उसके बाद हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे और मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है, अब हम मुंबई जाकर रहेंगे। कोमल के इतना कहते ही खाना खुद ही बनकर तैयार हो जाता है और कोमल और उसके दादा सीधा ही मुंबई पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर कोमल और कोमल के दादा बहुत हैरान होते हैं। फिर कोमल को समझ आता है कि ये रक्षा कवच कोई मामूली कवच नहीं है, ये जादुई रक्षा कवच है। इसके आगे कुछ भी पूरा होता है। कोमल इसी तरह मुंबई में अपनी खुद की बुटीक की दुकान खोलकर बैठ जाती है और साथ ही साथ उसे सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ जादुई रक्षा कवच की वजह से। और अब कोमल अपनी बुटीक की दुकान फटाफट चलाना शुरू कर देती है और इस तरह उनके पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और जादुई कवच कोमल और उसके दादा की रक्षा भी करता है। अब कोमल के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। कोमल मुंबई के शहर में बहुत खुश होती है और अपनी बुटीक की दुकान में बहुत पैसा कमाती है। अब कोमल को किसी के यहाँ पर जॉब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव जहां आरती अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। आरती का घर बहुत छोटा था और कम जगह होने की वजह से आरती अपने घर में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी, जिस वजह से आरती अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में चली जाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आरती अपना एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और वहाँ पर अपनी क्लासेस लेती है और अपनी पढ़ाई करती है। साथ में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में भी जाती है। 3 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद आरती का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो अच्छे नंबरों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करती है। कॉलेज पूरा होने के बाद आरती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है। पूरे बिहार के समस्तीपुर गांव में एक आरती अपने गांव से अकेली ऐसी लड़की थी जो कॉलेज के बाद भी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन बाकी लड़कियां शादी करके अपना घर बसा लेती है। ये सब देख रहे आरती के रिश्तेदार आरती के घर पर आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं,
अरे क्या करेगी लड़की अफसर बनकर, आखिरकार चूल्हा चौका ही संभालना है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तुमने अपनी बेटी को अकेला भेज दिया, तुम गैर जिम्मेदार माँ हो। आरती अभी बहुत बड़ी तो नहीं है, 20 साल की लड़की है, तुम उसे अकेले कैसे भेज सकती हो? गांव की सभी लड़कियां अपना घर बसाकर अपने घरों में खुश है, और तुम्हारी बेटी को देखो कितनी आवारा है। दीदी आप तो जानती ही हो, घर में बहुत सारे काम होते हैं और हमारा छोटा सा घर आरती की पढ़ाई में अड़चन डाल रहा था। मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मेरी बेटी सबसे अलग है और मैं चाहती हूँ अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करूँ। देख लो तुम्हारी मर्जी है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं। हमारे बच्चे भी तो हैं, वो तो अपनी शादी करके अपने घर चला रहे हैं। तुम्हारी बेटी ही क्यों इतना पढ़ना चाहती है? दीदी इसमें दिक्कत ही क्या है? गांव की लड़कियां पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस गरीबी में हम उसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। अरे मेरा भाई तो जोरू का गुलाम बन गया है, मैं क्या कहूँ। सुनो जी, हमें चलना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद आरती के बुआ फूफा अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती अपने कमरे में रात दिन पढ़ाई करती, कभी लाइब्रेरी जाती तो कभी कमरे में पढ़ती। ऐसे ही वो अपना गुजारा कर रही होती है। आरती अपनी क्लास लेती और अपनी पढ़ाई करती। ऐसे ही रोजाना आरती अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती और रोजाना कुछ नया सीखती। भीड़ भड़ाके में रहने के बाद आरती को पता चलता है कि अकेली वो नहीं, बहुत सारी लड़कियां कंपटीशन में तैयारी कर रही है। सबको देखने के बाद आरती को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। धीरे धीरे आरती के दोस्त बन जाते हैं और एक दिन की बात है जब आरती की दोस्त लक्ष्मी कहती है, चलो आरती आज तो हमें घूमने चलना चाहिए, वीकेंड पर हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें बर्बाद कर सकूं। अरे पैसे की बात कहाँ से आ गई? मैं तो तुम्हें घूमने के लिए कह रही हूँ, पैसे मैं दे दूंगी। अरे मेरा भी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे तो रिवीजन में भी बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम सर पर है। आरती की बातें सुन रही पास में खड़ी लक्ष्मी की दोस्त नेहा कहती है, अरे किस पढ़ाकू से तुम बोल रही हो? तुम्हें पता है ना ये बहाने कर रही है, इसे हमारे साथ कहीं भी नहीं जाना। अरे नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बार एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि गांव में सभी लड़कियों की शादी हो रही है और अगर मेरा इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी भी शादी हो जाएगी। आरती जैसे तैसे बहाने बनाकर अपने दोस्तों को मना कर देती है। उसकी दोस्त घूमने जाती है, लेकिन वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ती है। आरती इस तरह लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करती है और पूरे 15 दिन बाद उसके एग्जाम होने वाले होते हैं कि तभी उसके घर से उसको फोन आता है। बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और मैं इस बार ही अपने एग्जाम क्लियर करके रहूंगी। बेटा अपने ऊपर किसी बात का कोई प्रेशर मत लेना, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं और अफसर बनाना चाहते हैं। जी माँ। आरती अपने माता पिता की वजह से शहर में पढ़ रही होती है और इस बात का उसे बहुत गर्व होता है और वो अपनी पढ़ाई लगन और मेहनत के साथ करती है और 15 दिन बीत जाते हैं और आरती का एग्जाम का दिन आ जाता है। आरती अपना एडमिट कार्ड लेकर केंद्र पर पहुंच जाती है और अपना पेपर बहुत अच्छे से देती है। पेपर देने के बाद आरती तुरंत ही गांव के लिए निकल जाती है और गांव पहुंचकर अपने माता पिता को अपने पेपर के बारे में बताती है। माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ, बाकी मेरा रिजल्ट बताएगा। वाह बेटी तू हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। आरती गांव में अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटवाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। आरती अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और रिजल्ट आते ही आरती अपना रिजल्ट देखती है और रिजल्ट में अपना नाम देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक गॉड मेरा पेपर क्लियर हो गया, अब मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करूंगी और अब मुझे 14 दिन की अकादमी में एडमिशन लेना होगा जो मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाएगी। हे भगवान आज मेरी बेटी का पेपर क्लियर हो गया, अब मैं अपनी बेटी को कुछ बनता देखना चाहता हूँ। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अकादमी में 14 दिन तैयारी करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। 14 दिन के पढ़ने के पैसे, रहने का खर्चा सब मिलाकर 30,000 रुपए बनते थे, जो आरती के पिताजी के पास नहीं थे। ये बात सोचकर आरती के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और सोचते सोचते वो बड़बड़ा रहे होते हैं कि तभी आरती उनसे पूछती है,
पिताजी, आप अकेले यहाँ पर बैठकर क्या बोल रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं बिटिया, कैसी परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस वैसे ही अपने आप से बातें कर रहा था। कुछ तो बात है पिताजी, आप ऐसे ही तो नहीं बात करते हैं। अपनी बेटी के इतनी बार पूछने पर आरती का पिता सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद आरती सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, 30,000 रुपए कहाँ से लाऊं? मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और 30,000 रुपए इकट्ठे कहाँ से देंगे? और मैं क्या करूं? मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? इंटरव्यू की तैयारी में बहुत कम दिन है। अकादमी के बाद मुझे खुद भी तैयारी करनी होगी। आरती ऐसी ही परेशान होकर बातें करते करते चलती रहती है और घर से बाहर एक जंगल में पहुंच जाती है। ये सारी बातें बड़बड़ा रही होती है कि तभी अचानक आरती की नजर नदी के बीच एक सुंदर पेड़ पर जाती है जो दिखने में बहुत आकर्षक होता है। अरे ये सुनहरा पेड़, वो भी पानी के बीच, ये तो मैंने पहली बार देखा है। बल्कि मैंने नहीं, गांव में सब ये पेड़ पहली बार देखेंगे। बहुत सुंदर है, ये तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रही। आरती पेड़ को देखते ही रह जाती है कि तभी पेड़ में से आवाज आती है। आरती, तुम मुझे बहुत देर से देख रही हो और तुम्हारा ध्यान पूरा मेरी तरफ है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे दिमाग की पूरी बात पढ़ ली। तुम बहुत टाइम से परेशान हो, मैं जानता हूँ। बोलने वाला पेड़? मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? तुम तो एक पेड़ हो ना। जैसे रास्ते में बहुत सारे पेड़ तुमने देखे, लेकिन तुम कहीं नहीं रुकी और मुझे देखा तो तुम रुक गई, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे जो देखता है वो यहीं पर रुक जाता है और देखता ही रह जाता है। किसी के मन में बहुत लालच होता है, वो मैं देखकर पहचान जाता हूँ, और कोई मजबूरी में यहाँ पर आता है वो भी मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई पेड़ हो? हाँ, सही पहचाना। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा, लेकिन जो बहुत जरूरी इच्छा हो वही मुझसे मांगना। पेड़ की बातें सुनकर आरती अपनी सारी बात पेड़ को बताती है। पेड़ उसकी गरीबी को देखकर बहुत मायूस हो जाता है और उसकी इच्छा को पूरा करता है। उसे ढेर सारे पैसे दे देता है। पैसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और पेड़ का धन्यवाद करती है। घर पहुंचकर आरती अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और सारे पैसे अपने पिताजी के हाथ में रख देती है। पिताजी, मुझे इसमें से हॉस्टल का खर्चा और 14 दिन की फीस के पैसे दे दो बस। मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करके वापस यहीं पर आ जाऊंगी और फिर मैं यहीं से तैयारी करके अपना इंटरव्यू दे दूंगी। आरती के पिता उसको उसका खर्चा दे देते हैं, पूरे 30,000 रुपए, और आरती उन पैसों को लेकर चली जाती है दिल्ली में इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले अकादमी के पास और अपना एडमिशन करवा लेती है। और फिर 14 दिनों तक वहाँ लगन और मेहनत के साथ पढ़ती है और 14 दिन बाद अच्छी तैयारी के साथ अपने गांव वापस लौटती है और वापस अपने माता पिता का काम में हाथ बंटवाती है और कुछ दिनों तक घर में तैयारी करती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आरती का इंटरव्यू नजदीक आ जाता है। आरती अपनी ट्रेन की टिकट करती है और प्रयागराज जाती है, अपना इंटरव्यू देती है। आरती अपने पहले ही दिन अपना स्क्रीन में पूरा कर लेती है और अगले 5 दिनों तक वो वहीं पर रुकती है। आरती की एक भावना नाम की लड़की दोस्त बन जाती है। तुम कहाँ से हो आरती? मैं बिहार के समस्तीपुर गांव से हूँ और मैं यहाँ आज अपने माता पिता की वजह से हूँ, जो रात दिन मेहनत करके मुझे यहाँ पहुँचाए हैं। तुम सही कहती हो, माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे की पढ़ाई में। मैं भी अपने माता पिता की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। 5 दिनों के इस कड़े इंटरव्यू में आरती अपनी दोस्त भावना के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू देती है और 5 दिनों बाद अपने गांव वापस लौटती है। 2 महीने बीत जाने के बाद मेरिट लिस्ट आती है और आरती अपनी मेहनत के हिसाब से उस लिस्ट में अपना नाम हासिल कर लेती है। अपना नाम लिस्ट में देखने के बाद आरती बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। घर में सबको अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है। आरती के सिलेक्शन के बारे में सभी रिश्तेदारों को पता चलता है। धीरे धीरे सभी के कॉल आना शुरू हो जाते हैं। आरती कॉल पर रिश्तेदारों के साथ बिजी रहती है और सभी से आशीर्वाद लेती है। आरती की बुआ फूफा का भी मुंह बंद हो जाता है जब आरती ऑफिसर बन जाती है और ये खबर उन तक पहुंचती है। 2 महीने बाद आरती की ज्वाइनिंग होती है। आरती अपनी ज्वाइनिंग पर पहुंच जाती है। आरती के माता पिता बहुत खुश होते हैं और आरती अभी ज्वाइनिंग में बिजी हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ आरती के रिश्तेदार अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और आरती से फोन पर माफी मांगते हैं। आरती के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आरती अफसर बन जाती है और कुछ समय बाद अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लेती है। और जब आरती के पास सब कुछ हो जाता है तो वो दिल से पेड़ को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। आरती के माता पिता आरती के साथ बहुत खुश होते हैं।